मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार एग्जाम का अंतिम प्रहार के बारे में बातें करते आ रहे हैं कि आपको किस तरह से एग्जाम को हैंडल करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में, भूगोल मॉडल पेपर के बारे में करेंगे बात, और एक कक्षा 12 का जो यूपी बोर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है कि ये पूर्णांक 70 नंबर का होंगे, जिसमें आपको 100 नंबर होते हैं, जिसमें आपको 30 जो है प्रैक्टिकल मिलता है और इसमें 70 नंबर आपके पेपर होते हैं। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और इसमें ध्यान दीजिएगा, निर्देश क्या दिया रहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो भूगोल का मॉडल पेपर है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसका मॉडल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से इसको सुन लेंगे तो हमको लगता है कि आप इस पेपर में अच्छा करके आएंगे। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम बताएंगे, समझाएंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे पूरा, और कम से कम हम 3 मॉडल पेपर बताएंगे। तो आप लोग से ही निवेदन है कि इसको जो भी देखने वाले हैं जिनका पेपर है उसको क्या करें, बढ़िया से देखें, इसको समझें। और अगर जो आपके अगल बगल के पड़ोसी हैं उनको थोड़ा एक सूचना भी दे दें कि ये पेपर अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए तो अच्छे मार्क्स लिए जाए। जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप इतना ज़्यादा, बायोलॉजी इतना मेहनत करते हैं तभी नंबर नहीं लगता है, आता है। लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, कि अगर थोड़ा ही मेहनत कर लिया जाए, क्योंकि हम परिवेश से गुजरते हैं, अगर थोड़ा मेहनत कर लिया जाए तो मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और अच्छे तरीके से इसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जो है हमारे भूगोल, राजनीति, समाज पे ही जुड़ी हुई है। तो आज के जीवन में बच्चे जो है इसको कम पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका रोल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, तो चलिए बात कर लेते हैं कि भूगोल मॉडल पेपर कक्षा 12 का 3 मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सभी प्रश्न इसके क्या होंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे ये आपको करना रहेगा। दूसरा क्या पॉइंट है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसमें आपको 8 नंबर, एक एक नंबर को होंगे 8 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले जब प्रश्न खोलेंगे तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक को चूज करना रहेगा और इसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताते रहेंगे। दूसरा जब आएंगे दूसरे टाइप में, तो प्रश्न संख्या जो 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 9 से 16 तक, प्रश्न संख्या 9 से 16 तक ये अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और ये 2-2 नंबर होंगे और 8 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा और ये 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2-2 नंबर होंगे, तो 2 8 16, मतलब 16 मार्क्स लिख देंगे। और शब्द सीमा की बात किया जाए तो सभी जो 20-20 शब्दों में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक आएंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और इसमें 6 प्रश्न होंगे और 6 प्रश्न करना रहेगा और एक प्रश्न जो है 4 नंबर का रहेगा। तो 6 चौक 24, मतलब आपको 24 नंबर मिलेंगे। शब्द सीमा कितना लिखना रहेगा आपको, 50 शब्दों में। प्रश्न संख्या 23-24 में आएंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न करना रहेगा और 12 नंबर आपको मिलेंगे। मतलब 6 दूना 12, शब्द सीमा कितना, 150 शब्द सीमा। ये ध्यान दीजिए, जब आप दो प्रश्न इसमें जो दिए रहेंगे वो अथवा वाले प्रश्न रहेंगे, या तो पहला का ऑप्शन रहेगा, या तो पहला करें या तो दूसरा करें। इसी प्रकार से अथवा वाले प्रश्न होंगे, अथवा कर, मतलब आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा लास्ट में किया जाता है, लास्ट में। उसके बाद मानचित्र कार्य संबंधित प्रश्न आएंगे। एक आपको मानचित्र दे दिया जाएगा, उस मानचित्र में लोकेशन बताना रहेगा, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो 2 तरह के लोकेशन होंगे, एक आपका इंडिया, एशिया के रूप में होगा और दूसरा विश्व के रूप में होगा।
तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, विश्व में दिए गए मानचित्र में उपयुक्त अवस्थिति को चिन्हों द्वारा दर्शाना तथा उनका नाम लिखना है। तो एक एक नंबर को 5 क्वेश्चन रहेंगे लगभग में, तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 26 में आएंगे तो भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति उपयुक्त चिन्हों से दर्शाना है, उनके नाम लिखने में 5 नंबर। तो टोटल देखेंगे 8, 16, 24, 12, 5, 5 पूरा मिला करके 70 नंबर हो जाएंगे, जिसमें आपको 30 नंबर जो है 100 मतलब 100 में आपको कितना मिल गया 70 नंबर, और 70 में आपको कितना 23 से 24 नंबर पासिंग है, कितना पासिंग नंबर, और 30 मार्क्स जो आपके क्या मिलेंगे प्रैक्टिकल में मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलिए 1 बाय 1 क्या कर लेते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रश्न देंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे जो आपको आना चाहिए। तो ये क्या करना है, आपको अधिक से अधिक लोगों के पास ये भेजना है जो ये ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड को हो, क्योंकि बहुत बच्चे इसके बारे में नहीं समझ पाते क्या करना है। तो उसको आपको क्या करना है, आपके जो दोस्त थे वो होंगे उसको उनको दे देना है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न की बात किए थे, क्या सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। अब प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न। तो हम बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, मेरे पास किताब है, किताब से हम देख लेते हैं, इसमें बता देते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था बहुविकल्पी प्रश्न था, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो हम ऑप्शन का उत्तर ही बता रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ उत्तर ही लिखना है, ना कि ऑप्शन को लिखना है। ठीक है, उत्तर लिखना है किस ऑप्शन में होगा। तो भूगोल के जनक को कहा जाता है इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बागाती कृषि का उत्पादन नहीं है। तो बागाती का मतलब यह है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, कहवा, नारियल, चावल और रबड़। तो देखिए जो चावल जो होता है ये फसल जो है बागाती कृषि का उत्पादन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था प्रश्न संख्या 3, किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, लगाना है। तो जापान दिया था, जर्मनी दिया था, फ्रांस दिया था, लाटविया दिया था। तो यहाँ पर ध्यान दें, लाटविया जो है जहाँ पर देश का लिंगानुपात क्या होता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिक जनसंख्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, रूस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो रूस में देखेंगे और यूएसए में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो यूएसए में जनसंख्या क्या है सबसे ज़्यादा है। अगर पूरी दुनिया की बात किया जाए तो चाइना सबसे नंबर 1 पर जनसंख्या में, दूसरे नंबर भारत है, और उसके बाद जो है यूएसए है, अमेरिका। नोवामुंडी एवं गुआ खदानें किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नोवामुंडी एवं गुआ खदानें जो लौह अयस्क के लिए क्या है, मशहूर है, लौह अयस्क के लिए। तो इसमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन को क्या करेंगे आप लोग लिख लेंगे। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राजील है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ब्राजील है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक ऐसा स्थान है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन और दिए हुए, हम पढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, संभववाद की विचारधारा किसने प्रतिपादित किए थे। संभववाद का विचारधारा किसने प्रतिपादित किए थे। तो विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास, ब्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी द्वारा क्या किया जाता है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली। तो सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता जो डेनमार्क से मिला। कहां से मिला, डेनमार्क से। अगला क्वेश्चन, वे कार्य जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उसे चतुर्थ क्रियाकलाप क्षेत्र कहते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप वे क्षेत्र होते हैं जिनमें उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो है ईसाई है और दूसरे नंबर पर मुस्लिम है। तो दूसरा पूछा था तो मुस्लिम है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक प्रतिकूल लिंगानुपात किस राज्य का है। सबसे कम जो है, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, सबसे कम हरियाणा का है। क्या है,
हरियाणा का। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? केरल का। जल संरक्षण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संचालित किया गया है? तो देखिए, जल संरक्षण से संबंधित नीरू मीरू जो कार्यक्रम है ये तेलंगाना से संचालित किया गया। अंकलेश्वर खनिज तेल निक्षेपण क्षेत्र भारत किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात पे है। ये आपके क्या थे? 8 क्वेश्चन और थे, और हम पढ़ लेते हैं 8 क्वेश्चन। भौम जल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्यान दीजिए, भौम जल का जो प्रमुख स्रोत है वो वर्षा जल है। कौन सा है? वर्षा जल। अगला क्वेश्चन, रसायन पर आधारित उद्योग है, तो रसायन पर आधारित उद्योग उर्वरक उद्योग है। कौन सा है? उर्वरक उद्योग। अगला क्वेश्चन, किस अफ्रीकी महाद्वीप पे देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया। तो ये सभी जो अफ्रीकी महाद्वीप में है, सबसे ज्यादा नाइजीरिया में पड़ता है जनसंख्या इन तीनों के कंपेरिजन में। वर्तमान में एशिया में विश्व कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो आपको याद रखना है, एशिया की बात, इसमें भारत भी इंक्लूड है। तो वर्तमान में एशिया में विश्व की लगभग 59.5% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो वन जो होता है हमारा नवीकरणीय संसाधन होता है, पेट्रोलियम, कोयला और अभ्रक जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र में। तो ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक संख्या अप्रवासी लोग आते हैं। प्रादेशिक नियोजन का संबंध क्या है? प्रादेशिक नियोजन का संबंध है जिस क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है। और निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार। ध्यान दीजिए, व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। तो देखिए, क्रियाकलापों की बात किया जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरी सेक्टर में क्या किया बांटा गया है? अब प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कृषि संबंधित एलाइड एक्टिविटीज आते हैं, सेकेंडरी में उद्योग है, और टर्सरी में क्या है आपके सर्विस सेक्टर इसे कहा जाता है, जिसे यातायात हो गया, मोबाइल हो गए, जितने भी सेवा क्षेत्र है इसमें अंतर रखे जाते हैं। तो ये आपके क्या थे? 18 8 तरीक 24 क्वेश्चन हम से ज्यादा पढ़ दिए हैं। ये आपका क्या था? पहला प्रश्न था। अब पहला प्रश्न क्या करेंगे? कर लेंगे 1 से 8 तक। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न में, प्रश्न संख्या 9 से 16 में। ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। मतलब कि 8 प्रश्न आएंगे भी, 16 नंबर मिलेंगे, और 20 शब्दों में हमको क्या करना रहेगा? लिखना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर भी समझा देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जीवन को जीने के लिए 3 मानव विकास के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए 3 चीजों का बहुत आवश्यक होती है। पहला जो होता है स्वास्थ्य, दूसरा जो होता है शिक्षा, और तीसरा जो होता है क्रय शक्ति। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य यह है जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। शिक्षा, वयस्कों में शिक्षा का स्तर तथा विद्यालय तक बच्चों को पहुंचने को देखा जाता है। और क्रय शक्ति में मतलब क्या? लोगों को क्रय क्षमता को शामिल किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के आय के स्तर का पता चल जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? इसमें कितने शब्दों में लिखना था? 20 शब्दों में लिखना था। 20 से ज्यादा हो गए, थोड़ा और कम लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रशासनिक नगर से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? प्रशासनिक नगर से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, प्रशासनिक नगर क्या है? किसी देश के केंद्र स्तर में राजधानियां तथा राज्य स्तर पर कार्य करने वाले नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली, जैसे चाइना की राजधानी बीजिंग, अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक नगर का, जहां पर पूरा केंद्रित व्यवस्था काम करता है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, पूरा सिस्टम कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसी को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। तो उदाहरण पूछेगा तो कौन कौन बोल देंगे? भारत की राजधानी दिल्ली, चाइना की राजधानी बीजिंग, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। इसी प्रकार बहुत सारे राजधानियां हैं जो उसमें रखा गया प्रशासनिक नगर में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? ग्रामीण बस्तियों के भौतिक लक्षण के कौन कौन से कारक हैं? ग्रामीण बस्तियों के भौतिक लक्षण के कौन कौन से कारक है? तो ध्यान दीजिएगा, कई कारक हैं। पहला क्या है? भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता ग्रामीण बस्ती भौतिक लक्षण के कारक है। नाभिकीय ऊर्जा से क्या समझते हैं? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा का मतलब क्या है? वह ऊर्जा जो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। परमाणु विखंडन मतलब यूरेनियम 92-235 में जब न्यूट्रॉनों की बमबारी किया जाता है तो ये 2 भागों बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, 3 नए न्यूट्रॉन से ऊर्जा निकलती है। तो जो प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है या परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। भारत का प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र क्या है? तारापुर।
तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। रावत भाटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कैगा कहाँ का पड़ता है? कर्नाटक में। इसके अलावा काकरापार गुजरात। तो ये 5-6 जो थे भारत के प्रमुख हैं नाभिक ऊर्जा केंद्र है, कभी एक एक नंबर के पूछ सकता है इसमें भी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो सतत पोषणी विकास सस्टेनेबल जो है डेवलप इंक्लूसिव डेवलपमेंट वे डेवलपमेंट होते हैं, ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता की पूर्ति प्रभावित की वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाए। ये भी तो सही है। कारण क्या है कि हम ऐसा विकास करें कि हमारा आने वाला जो जीवन है, पीढ़ी है, उस पर किसी प्रकार का अव्यवस्था न पैदा हो, किसी प्रकार का कमियां न पैदा हो। हम विकास तो करें लेकिन उसको नुकसान न हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, लगातार जमीनों की स्थान क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो हम तो खुशी से जी रहे हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक जमाना ऐसा आएगा क्या होगा कि पूरी अवस्था क्या खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो जिस दर से प्रोडक्शन नहीं है, मानव बढ़ रहे हैं, इंसान बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, आर्थिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए प्रादेशिक नियोजन की जरूरत पड़े। असमान विकास के अंतर को कम करने के लिए स्थानीय विकास की योजना बनाई जाए। देखिए, हमारे देश में असमानता तो इनइक्वलिटीज तो ही है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर। इन्हीं की इनइक्वलिटीज को पाटने के लिए, दबाने के लिए, कम करने के लिए सरकारें क्या कि प्रादेशिक स्तर पर योजनाएं चलाती है। इस योजनाओं को कंप्लीट करने के लिए जो पिछड़ा वर्ग होते हैं, जो कमजोर वर्ग, उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में देख ही रहे हैं, इसका उल्टा प्रोसीजर हो रहा है। आदमी की जो अभी अलग अलग डेटा रिपोर्ट आ रहा है, जिसमें रिपोर्ट में बताया रहा है कि जो रिचेस्ट पर्सन और रिच हो रहा है, उसकी इनकम क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और गरीबों की संख्या क्या, क्योंकि इसका कारण क्या, बहुत सारे कारण है, कारण में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी पेपर के डिस्कस कर रहे हैं, तो पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों का उल्लेख करना है। देखिए, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों का उल्लेख क्या है, भूमि और चट्टान का पर्दन, भूस्खलन, जीव जंतुओं का मलमूत्र, पेड़ पौधों का मृत, पशुओं का सड़ना, ये जल प्रदूषण के, क्योंकि जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। क्योंकि अगर पशु कोई मरता है, पेड़ पौधे मृत होते हैं, कहाँ जाते हैं, पानी में जाते हैं। तो पानी को प्रदूषण करेंगे, भूमि चट्टान पर्दन, भूमि चट्टान का पर्दन जो होगा पानी में जाएगा, वहाँ पर पानी क्या होंगी, दूषित होंगी। जीव जंतुओं का मलमूत्र क्या करते हैं लोग, पानी में डाल देते हैं, गाय भैंस को नहवाते हैं, तो ये क्या होता है, प्रदूषण के कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा होता है, गहन निर्वाह कृषि में किस प्रकार की खाद का प्रयोग किया जाता है? तो गहन निर्वाह कृषि में पशुओं के गोबर एवं हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। जैसे गहन निर्वाह कृषि में पशुओं के गोबर हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, इस कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। तो ये हमारे कितने थे, 8 क्वेश्चन हम पढ़ दिए हैं। देखिए, और 8 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये दो भी वही है क्वेश्चन। उड़ीसा की प्रमुख लौह अयस्क खानों के नाम बताना है। तो देखिए, उड़ीसा में जब जाएंगे तो उड़ीसा की प्रमुख लौह अयस्क खाने जो है, गुरु महिसाड़ी, बादाम पहाड़, सुलायपत, किरुबुरु तथा बुनाई पूछा हुआ था, तो आप लिख देंगे। नीले कालर श्रमिक किसे कहते हैं? नीले कालर श्रमिक किसे कहते हैं? तो विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को नीले कालर श्रमिक कहा जाता है। इस क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों का संबंध प्रत्यक्ष उत्पादन कार्यों से होता है, जिससे वस्तु निर्माण व्यापक पैमाने पर किया जाता है। तो विनिर्माण क्षेत्र में जितने भी लोग संलग्न होते हैं, उन्हें नीले कालर वाला श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाले कारक। तो मानवाधिकार का उल्लंघन, धर्म, लिंग, जाति और के आधार पर सामाजिक भेदभाव और इत्यादि मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारण है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का वर्णन करना है जो भारत में मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करते हैं। तो हमारे समाज में जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं, मानवाधिकार उल्लंघन, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव आज भी किया जाता है। और भारत में मध्यकालीन नगर में किस रूप से विकसित किए गए थे? भारत में मध्यकालीन नगर किस रूप में विकसित किए गए थे? भारत में मध्यकालीन नगर रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय तथा किले के रूप में विकसित किए गए थे। किसी देश का साक्षर जनसंख्या का अनुपात किस बात पर सूचक होता है? देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा था, किसी देश की साक्षर जनसंख्या का उच्च अनुपात किस बात का सूचक है?
तो किसी देश में साक्षर जनसंख्या उच्च अनुपात सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक। देखिए जो देश ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, जो देश जो राज्य पढ़ा लिखा रहता है, वो अपने आवश्यकताओं के आधार पर अपने को क्या करता है, खर्च करता है। कहने का मतलब अपनी जो रिसोर्सेज होते हैं उसी के आधार पर खर्च करता है। तो जो पिछड़े पिछड़े होते हैं उनको सही तरीके से पैमाना नहीं प्राप्त होता है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो हमारे भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्स तो हैं लेकिन गरीब होने के कारण जो उसका प्रयोग सही से कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन का लेवल क्या है, कम है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, आर्थिक विकास क्या है? उत्पादन उत्पादकता मानव की आय बढ़ाने की प्रक्रिया आर्थिक विकास कहलाती है। देखिए उत्पादन उत्पादकता के संदर्भ में हम क्यों कोई चीज पैदा करते हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए और मानव की आय बढ़ाने के लिए। मानव का आय बढ़ेगा तो उससे क्या करेगा, मार्केट में चाहे अन्य जगह उसका ज्यादा प्रयोग करेगा, जिससे उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। जब बस्ती भौतिक रूप दूसरे को अनेक इकाइयों में बांट जाती है तो किंतु नाम एक ही रहता है, उसे पल्ली बस्ती कहा जाता है। इसे स्थानीय रूप में पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला आदि नामों से जाना जाता है। यह हिमालय की घाटियों में बहुतायत में पाई जाती है। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। जैसे मुख्यतः आखेट करना, शिकार करना, मत्स्य पालन करना, भोजन संग्रहण करना, पशुचारण करना, किसी खनन वनों से लकड़ी काटने का काम जो है लाल कॉलर श्रमिक ही किया करते हैं। ये आपके क्या थे, 8 क्वेश्चन और बता दिए। अगला 8 क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, संचार किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल के माध्यम पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार के, जिससे शब्दों में तथ्यों और विचारों का समावेश होता है। संचार का मतलब क्या होता है? देखिए मान लीजिए हम किसी से क्या कर रहे हैं, मोबाइल से चाहे अन्य के माध्यम से, किसी टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी बात करते हैं, तो संचार मोबाइल का ही प्रयोग करते हैं। मोबाइल से हम बात की किसी को, तो संचार का ही माध्यम। तो संचार क्या है? उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल के माध्यम से बात कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं? अर्जित स्तर से आगे बढ़ने की क्रिया को विकास कहते हैं। मापन तथा सीमा के अंतर्गत पूर्व निश्चित मापदंडों से विचलन का आकलन करके किया जाता है। संहत बस्ती से क्या किसे कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में बसी सघन बस्ती को संहत बस्ती कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें पुरुष महिला दोनों प्रतिशतता को दर्शाया जाता है कि कितनी पुरुष हैं और कितनी महिला हैं, वो पिरामिड के आधार पर जनसंख्या लिंग अनुपात की संरचना के आधार पर दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण क्या है? पशुपालक तथा पशुओं के साथ चारगाह तथा पानी की खोज में एक स्थान दूसरे स्थान स्थानांतरण करते रहना चलवासी पशु, मतलब जितने भी ध्यान दीजिए पशुपालक होते जो पशु पालते हैं वो क्या करते हैं, एक स्थान को दूसरे स्थान से जब निकलते अपने घर के अन्य पशुओं को लेकर के, तो पानी की चारे की तलाश में निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। यह चलवासी पशुपालक जो होते हैं ऋतु प्रवास करते हैं, मौसम के हिसाब से करते हैं, जिस देश में जैसा उनको खाद्यान्न प्राप्त होता है, उन पशुओं के लिए चारा जिसे कहा जाता है, उसी हिसाब से उस देश में उस राज्य में पहुंच जाते हैं। ठीक है, मौसम अनुसार पशुपालक एक दूसरे स्थान स्थानांतरित होते रहते हैं। किन्हीं 2 लौह अयस्कों के नाम बताना है, 2 लौह अयस्कों के नाम बताना है। तो भारत में लौह अयस्क 2 प्रमुख हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, याद रखिएगा। लौह अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। जापान के लौह एवं इस्पात उद्योग के 2 प्रमुख केंद्र के नाम बताना है। तो ओसाका और कैमेसी, ओसाका जाएंगे, ओसाका जापान में पड़ता है, कैमेसी भी जापान पड़ता है। यह लौह इस्पात उत्पादन केंद्र है। जापान के क्वांटो क्षेत्र में स्थित यह जापान का प्रमुख है लौह इस्पात उत्पादन केंद्र। जापान सबसे अधिक लौह अयस्क का आयात भारत से करता है। जापान में लौह अयस्क का उत्पादन काफी कम है। प्राचीन काल में नगर के प्रमुख क्या थे? प्राचीन काल में नगर उद्योग, सुरक्षा, प्रशासन तथा धार्मिक महत्व के केंद्र थे। समय के साथ इसमें कुछ और कार्य जुड़े, जैसे संचार, शिक्षा का केंद्र है। ये हमारा क्या था? प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न 9 से 16 के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको जानना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 से 22। आपको दोस्तों क्या करना है कि ये जितने बता रहे हैं क्वेश्चन एक बार 2 बार सुनना है, सुन करके क्वेश्चन को देखना है, और उसमें आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या होंगे, मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। अभी बहुत सारे हम क्वेश्चन को बात करेंगे। तो अब आप बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 से 22। 17 4 17 5 22 अगर देखेंगे तो 6 क्वेश्चन होंगे,
तो 6 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर को होंगे, तो 6 चक 24 नंबर आपको मिलेंगे। अब 50 शब्दों में लिखना रहेगा। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन, क्षेत्रीय के 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम रहेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, इसका उत्तर जो है अभी कुछ पल में आपको क्या करेंगे बताएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या जो 23-24 होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी, और प्रश्न संख्या 25 में, इसमें भी जो मानचित्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक और नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 23-24, प्रश्न संख्या 25 और 26 एक वीडियो में होगा, और मानचित्र के माध्यम से समझा देंगे और 2-3 उदाहरण लेकर के, जैसे एशिया में कोई देश किस लिए प्रसिद्ध है, विदेशों में किस लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा भारत में कौन सा स्थान है किस लिए प्रसिद्ध है, मैप के थ्रू हम बता देंगे, जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए, यहीं पर हम क्या करते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक वीडियो में और। तो मिलेंगे कल। थैंक यू।